गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब ठीक। आज जो हम 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर करेंगे उसका नाम है लेजिस्लेचर। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, इसको हिंदी में आप बोल सकते हो विधायिका। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं। बिल्कुल एक एक चीज क्लियर क्लियर है भाई। वॉइस क्लियर है? सभी बताओ यस और नो। और जो पिछली क्लासेस अभी तक करी हैं उसकी भी बताओ भी वो समझ आई है या नहीं। अगर कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर में रहा हो उससे जुड़ी कमेंट करके बताओ भाई ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उन सभी टॉपिक्स को दोबारा से कवर करा सकूं। समझे भाई? चले शुरू करें। और एक बात और, जो हर क्लास के मैं लास्ट में बोलता हूँ, आज मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई, अगर क्लास देखी है तो उसको लाइक कर दिया करो और से डिसलाइक कर दिया करो भाई अगर समझ नहीं आई। कमेंट है, अगर अच्छी लगे तो अच्छी कमेंट, और अगर क्लास खराब लगी है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, तो उसको ये बोल दो कि भाई ये गलत क्लास थी, अच्छी समझ नहीं आई। उस पर आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो, बट कम से कम कोई रिस्पॉन्स तो दो, ताकि मुझे पता चले कि भी मैं सही करवा रहा हूं या नहीं। और बिल्कुल सभी कुछ नेगेटिव है तो भाई इसको बंद कर दूंगा, फिर क्यों बेवजह मेहनत करनी है। और कुछ पॉजिटिव है तो प्लीज उसको बताइए, लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, ताकि उससे मोटिवेशन मिले। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं मुझसे स्कूल में भी, तो भाई तुम्हारा फर्ज है ये। ठीक है, अब देखो, हमने लास्ट चैप्टर में ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़े थे। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़े थे। ये 3 ऑर्गन बताए थे, जिसमें एक था लेजिस्लेटिव, इसी लेजिस्लेटिव को हम लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं। एक बताया था एग्जीक्यूटिव, जिसको बोला था कार्यपालिका। ये हमने चैप्टर कर भी लिया है, पिछले वाला चैप्टर यही था ना। और आज चैप्टर करना है ये लेजिस्लेटिव वाला, विधायिका वाला। और जो इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा जुडिशियरी या न्यायपालिका। ये हमने पिछली क्लास में करा था भाई, थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे उसको बस। उस क्लास में गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी बताई थी। गवर्नमेंट क्या है? ये एक शक्ति का ऑर्गेनाइज्ड रूप है, संगठित रूप। मतलब जो भी पावर है देश में, डिसीजन लेने की, डिसीजंस को अप्लाई करने की, कानून बनाने की, सारी की सारी जो पावर है उसके संगठित रूप को हम बोलते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके 3 ऑर्गन है, मतलब कि सारी की सारी पावर 3 ऑर्गन्स में डिवाइड है। इनको गवर्नमेंट के अंग भी बोला जाता है। पहला जो अंग है लेजिस्लेटिव, या जिसको लेजिस्लेचर या विधायिका भी बोलते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसको कार्यपालिका बोलते हैं। इसको नॉर्मली सरकार भी बोला जाता है, जैसे आज की जो सरकार है प्रेजेंट में जो चल रही है, उस सरकार को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। जुडिशरी, न्यायपालिका, सबको पता है। इसका जो काम है, मेन काम, मेकिंग लॉज, कानूनों का निर्माण करना। एग्जीक्यूटिव का काम है जो मेन, इम्प्लीमेंटिंग लॉज, कानूनों को लागू करना। इम्प्लीमेंटिंग
लॉज। ठीक है। और जुडिशरी का क्या काम बताया था भाई? एवरीथिंग जो भी हो रही है, कानून बन रहा है, कानून इंप्लीमेंट हो रहा है, मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, इसका ये चेक करना है कि जो भी देश में काम होता है, चाहे कानून बनाया जा रहा है, कानून को लागू करा जा रहा है, कोई भी काम, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या नहीं है। और भी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है लेजिस्लेचर या विधायिका या लेजिस्लेटिव। ठीक है, रहेगी भी ध्यान ये बात। नेक्स्ट पेज पे चलें। इतना तो हमने लास्ट चैप्टर में कर लिया है। ठीक है, सिंपल सा है ये सारा काम, बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप सुन लेना है भाई। चलो, लेजिस्लेटिव है ये भारत में, या लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव दोनों एक ही बात है, ये ध्यान रखना भाई। भारत में दो स्तर पर काम करती है। एक है नेशनल लेजिस्लेटिव, जिसको केंद्र स्तर पे या केंद्र विधायिका या राष्ट्रीय विधायिका बोला जाता है। ये एल है भाई, ये यहाँ पे। और एक है स्टेट लेजिस्लेटिव, जिसको राज्य स्तर पे राज्य में विधायिका बोली जाती है। ये जो नेशनल लेजिस्लेटिव है, पूरे देश के लिए कोई कानून बनाना है, वो सारे के सारे कानून क्या बनाए जाते हैं? नेशनल लेजिस्लेटिव में। और जो किसी स्टेट के लिए कानून बनाया जाता है, वो कहाँ बनाया जाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव में। ये जो नेशनल लेजिस्लेटिव है, इसको हम पार्लियामेंट का नाम देते हैं। पार्लियामेंट का मतलब है संसद। और ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, इसका नाम होगा स्टेट लेजिस्लेटिव। जो भारत में पार्लियामेंट है, ये 3 ऑर्गन से मिलकर बनी है। ध्यान दे भाई, किसी भी देश में पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब है, या इसको लेजिस्लेटिव मान ले, ये यूनिकैमरल हो सकती है, एक सदनीय, और बाईकैमरल भी हो सकती है, द्विसदनीय। भारत में जो पार्लियामेंट है वो 2 सदनीय है। लेजिस्लेचर हमें पता चल गया भी, एक नेशनल लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे है। जो नेशनल लेवल पे लेजिस्लेचर है उसको बोला जाता है पार्लियामेंट या संसद, और जो स्टेट पे है वो स्टेट लेजिस्लेटिव। अब इस नेशनल लेवल पे भी जो लेजिस्लेटिव है, इसमें 2 सदन है। एक है लोकसभा, जिसको बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल। हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा, एक बार थोड़ा सा देख लो। एक है राज्यसभा, इसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और बाकी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी होता है, राष्ट्रपति। बट सदन है 2, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है भाई भारत में, एक ये सदन है, एक ये सदन है। अगर स्टेट लेवल पे भी बात करें तो भारत देश के अंदर 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब वहां भी 2 सदन है भाई। बाकी जो स्टेट बच गए उनमें है यूनिकैमरल, एक ही वो है। ठीक है,
इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट है, ध्यान रख लेना भाई, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है भारत में। ठीक है, बाइकैमरल का मतलब है स्टेट में भी 2 सदन होना। हमारे यहाँ सेंटर में तो 2 सदन है ही, लोकसभा भी राज्यसभा भी। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आई भाई। लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में सारी अभी डिटेल में करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, भारत में विधायिका 2 स्तर पर है, केंद्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर जो लेजिस्लेचर है उसको बोला जाता है पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। प्रेसिडेंट भी इसका हिस्सा है, इसको अलग रखो, मेन है ये 2 सदन। राज्य स्तर पर इसको स्टेट लेजिस्लेटिव बोला जाता है। नॉर्मली भारत में राज्य स्तर पर यूनिकैमरल, यूनिकैमरल का मतलब है एक सदन होगा उस लेजिस्लेटिव में। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदन है। ठीक है, बाइकैमरल का मतलब है 2 सदन, यूनिकैमरल का मतलब है एक सदन। अब आगे के लिए ध्यान रखो भाई, अभी चैप्टर में हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है सारा का सारा। पार्लियामेंट क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है भाई, इसके 2 सदन है, ये बाइकैमरल है भारत के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा। इस 2 सदनीय इसका पार्लियामेंट का क्या फायदा है और क्यों ये बनाई गई है, तो ये ध्यान रखोगे यहां तक भाई। नेक्स्ट पेज पे चलें, चलो भाई। अब देखो, क्वेश्चन से शुरू करेंगे। वाई जो चैप्टर है यहां से शुरू है आपका, डू वी नीड लेजिस्लेचर। या लेजिस्लेटिव हो या पार्लियामेंट हो, सबका एक ही बात है, और इसका आंसर देखो, लेजिस्लेचर इज या पार्लियामेंट इज, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये लोगों के द्वारा चुने गए आदमी है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। और भारत में हमें पता है वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और भारत में है लोगों का शासन, और लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके शासन में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, इलेक्शन के माध्यम से हम लोगों के प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि शासन करते हैं। तो जो संसद है या जो ये लेजिस्लेटिव है, ये इसमें लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इंपॉर्टेंट तो होगी भाई, ये तो जरूरी होगी। दूसरा इसका काम है मेकिंग लॉज। हम ये पढ़ रहे हैं कि भी हमें पार्लियामेंट की या लेजिस्लेचर की क्यों जरूरत है, कानून बनाने का काम है। ठीक है भाई, इसका काम क्या है? कानून बनाना। अब कोई भी कानून बनाने वाली संस्था नहीं होगी तो फिर कैसे होगी? ठीक है, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स होल्डिंग इन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये जो सरकार है ना, सरकार उसके ऊपर उत्तरदायित्व तो सौंपती है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनी रहे उसमें ये मदद करती है। भाई देखो, सरकार है, अब उसके ऊपर पार्लियामेंट का होल्ड है। हमने बताया था सरकार बोली जाती है एग्जीक्यूटिव को, वैसे तो सरकार है सारी,
लेजिस्लेटिव भी, एग्जीक्यूटिव भी, जुडिशरी भी, सबको मिलकर। बट जनरली सरकार, मुख्य सरकार बोला जाता है जो सरकार, जिस पार्टी की सरकार हो, जो सरकार में है, जिनके पास पावर है, ठीक है। अब उसके ऊपर कंट्रोल होगा इस लेजिस्लेटिव के थ्रू, ठीक है। इट इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक, इट इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम फॉर डिबेट्स। भारत में डिबेट करने का सबसे लोकतांत्रिक और सबसे ओपन फोरम होता है पार्लियामेंट। अभी पढ़ा है ना लास्ट टॉपिक में कि भी हमें इस चैप्टर में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। जो पार्लियामेंट है ये डेमोक्रेटिक एंड ओपन फॉर्म है, ठीक है। इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला ऑर्गन है, क्योंकि इसमें मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन का मतलब क्या है, इसमें समाज के सभी वर्ग, जाति, धर्म, औरत, पुरुष सब शामिल हैं। ध्यान दो भी, लेजिस्लेटिव क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होती है। एमपी के इलेक्शन होंगे तो जो एमपी चुने जाते हैं वो पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। लोकसभा के मेंबर, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर, ये सब मिलके पार्लियामेंट को बनाते हैं। और इस कारण से ये मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। और हम इट इज द सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रोसेस। सभी राजनीतिक जो काम होते हैं उनके सेंटर में होती है पार्लियामेंट। और किसी भी सरकार की, भारत जैसे एक डेमोक्रेटिक देश में, पार्लियामेंट के बगैर एक अच्छी एफिशिएंट, ठीक है, और अच्छी प्रभावशाली अकाउंटेबल गवर्नमेंट की कल्पना भी नहीं करी जा सकती पार्लियामेंट के बगैर। ये लेजिस्लेटिव की, यहाँ पे पार्लियामेंट भी आ सकता है भाई, ठीक है। हम भारत में एक एफिशिएंट, रिप्रेजेंटेटिव और इफेक्टिव गवर्नमेंट की कल्पना भी नहीं कर सकते इस पार्लियामेंट के बगैर, ठीक है। वी कैन नॉट इमेजिन एन इफेक्टिव, efficient and accountable representative government without parliament, ठीक है। तो भाई पार्लियामेंट तो देश के लिए जरूरी होगी, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए भाई, ठीक है। बताओ, ठीक है, या फिर लिख लो, वी कैन नॉट इमेजिन एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है कार्यकुशल, अच्छी, इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब है प्रभावशाली, ठीक है, अकाउंटेबल, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट विदाउट पार्लियामेंट। हम संसद के बगैर, हम संसद के बिना एक कार्यकुशल, एक प्रभावी, एक उत्तरदायी, एक प्रतिनिधित्व वाली गवर्नमेंट की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वी नीड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन नहीं जहां पे सिर्फ कानून बनते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रोसेस। लोगों के द्वारा चुने गए हैं, इनका एक काम है कानून बनाना, दूसरा काम है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए रखना। कैसे अकाउंटेबल बनाते हो सारा ये चीज ही डिस्कस करनी इस चैप्टर में। ये वाद विवाद का सबसे डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम है।
जो भी देश में कोई भी कानून बनना है, सबसे ज्यादा वाद विवाद यहाँ पे होगा। पूरे देश का अगर सबसे उच्चतम स्तर देखना हो वाद विवाद का, वो है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, ये मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ पर हर जाति धर्म हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं इसमें, और हम इसके बगैर एक एफिशिएंट, इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे यहां तक समझ आ गया भाई? अब देखो, नीड ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेटिव। हमारे देश में, बाकी ये टॉपिक करवाना अभी है, बट समझ आ जाएगा ये जब बिल्कुल हम लास्ट में पहुंच जाएंगे चैप्टर के। हमारे देश में हमें पता है भाई, 2 सदन है। लोकसभा अभी बताया था, हाउस ऑफ द पीपल, एंड राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसमें जो लोग होते हैं ना, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। और ये जो राज्यसभा में है, इलेक्टेड बाय द एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं ना, जो राज्यों में एमएलए होते हैं, वे एमएलए अब राज्यसभा के संसद चुनते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इनके लिए वोट लोग डायरेक्ट देने नहीं जाते। इनके लिए, इनको जो चुनते हैं, इनको बोला जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको क्या है, डायरेक्ट चुना जाता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। तो भाई इन 2 सदनों की क्या जरूरत थी? देखिए भाई, पहला कारण, 2 कारण है इसके मुख्य, इंडियाज वास्ट साइज एंड डाइवर्सिटी। अब मान के चलो ये चुनाव हो गया, भारत का बहुत बड़ा आकार है, बहुत ज्यादा विविधता है, कितने सारे धर्म, कितनी सारी भाषाएं, कितनी सारी जातियां, अलग कल्चर, अलग लाइफस्टाइल के लोग हैं। जब डायरेक्टली इलेक्शन होगा एमपीज के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो हो सकता है भारत के सारे एरिया उसमें इंक्लूड ना हो पाए, भारत के सारे सोशल ग्रुप्स उसमें इंक्लूड ना हो पाए। तो सब इस एरिया को और डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए हमने एक सदन और बनाया, राज्यसभा, टू अकोमोडेट इट्स साइज एंड डाइवर्सिटी सो दैट पार्लियामेंट कैन बी मोर रिप्रेजेंटेटिव। भाई पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट है पूरे देश से लोग चुन के आए हैं, हर एक जाति धर्म से, उनको कानून बनाना है, उनके पास है सारी की सारी पावर, जो भी देश में काम होगा। और मान के चलो किसी भी एक जाति या किसी एक धर्म या किसी क्षेत्र विशेष, किसी एक कल्चर विशेष का कोई भी आदमी यहाँ नहीं चुना गया, थोड़े से आदमी थे, नहीं चुना गया, इलेक्शन नहीं जीत पाया, तो उस कमी को दूर करने के लिए हमने एक सदन और बना दिया, राज्यसभा, ताकि जो भारत की डाइवर्सिटी है उसको और रिस्पेक्ट मिल सके। बात समझ में आई? भाई यहां नहीं चुने गए तो यहां चुने गए, ताकि सारे के सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कानून बनाने में अपना सहयोग कर सके। ऐसा ना हो कि भाई भारत का कोई भी सोशल वर्ग ये बोले कि भी हमारा तो इस देश के नीति निर्माण में, कानून निर्माण में कोई हाथ नहीं है। मान के चलो आपके धर्म के कुछ आदमी हैं और आप चुनाव नहीं जीत पा रहे, और आपके क्योंकि इतनी जनसंख्या नहीं है, चुनाव नहीं जीतोगे तो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच रहे, पार्लियामेंट में नहीं पहुंचोगे तो कानून बनाने में कैसे रोल अदा करोगे? तो क्या होता है, राज्यसभा बना दिया, तो वहां से जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, जिन सोशल ग्रुप्स को,
वहां से लोग इसमें भेज दिए गए ताकि सबको एक रिप्रेजेंटेशन मिल सके। पहला कारण पता चलेगा भी, इंडिया जो वास्ट साइज एंड डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करने के लिए हमें 2 सदन बनाने पड़े या बाई कैमरल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट बनानी पड़ी। दूसरा कारण, टू रिकंसीडर द डिसीजंस, निर्णयों पर 2 बार पुनर्विचार हो सके डिसीजंस। जैसे देखिए भाई, अगर एक सदन होता तो जो डिसीजन ले लिया वो ठीक है भाई। अब भारत में क्या है, अगर मान के चलो यहां पे कोई डिसीजन ले लिया गया तो ये दूसरे सदन में पहुंचेगा, यहां भी पास होना जरूरी है। अब ये सदन क्या करेगा, उसको रिकंसिडर करेगा, उसमें कोई कमी है तो उसको बताएगा। और जितनी बार एक डिसीजन को आप रिकंसिडर करोगे तो इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन। एक तो मैं खुद अकेला डिसीजन लूं, एक हम 10 आदमी मिलके डिसीजन ले, तो 10 आदमी मिलके भले ही टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, बट वो डिसीजन की जो क्वालिटी होगी ना, वो इम्प्रूव क्वालिटी का डिसीजन होगा। तो भारत में एक बड़ा देश है, इस कारण ताकि डिसीजन पर पुनर्विचार संभव हो सके तो हमने राज्यसभा को भी या काउंसिल ऑफ स्टेट्स को भी बनाया, समझे। तो इसलिए भारत में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बात समझ में आई भाई, क्यों है? ताकि समाज के सभी वर्गों को सम्मान मिल सके, उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके, और साथ में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कम से कम 2 बार उन पर पुनर्विचार हो सके, समझे। तो इस कारण बाई कैमरल लेजिस्लेचर भारत में है। अब हम इनकी बात करेंगे, पहले राज्यसभा की, फिर लोकसभा की, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, फिर राज्यसभा के बारे में कुछ स्पेशल पावर हैं उसको पढ़ेंगे। ये आगे हमें करना है। अब देखो भाई, राज्यसभा, अब ये भी तो पढ़ना है ना भी, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इन सारे के सारे ये है रिप्रेजेंट्स स्टेट्स एंड, चलो यहां तक, अगली लाइन में दूसरा लिखेंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। ये जब कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा ना तभी पता चलेगा भी इसमें क्या था। जो लोकसभा है ना, लोकसभा, वो तो उसके तो एमपी चुने गए, अभी जैसे चुनाव होते हैं हर 5 साल में। राज्यसभा का काम क्या है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना। जैसे अब अपने स्टेट की बात करें, हरियाणा की, यहां से एमपी जो लोकसभा में गए हैं वो है 10, जो डायरेक्टली इलेक्शन से चुने जाएंगे। राज्यसभा के जो एमपी हैं वो है 5 एमपी, ये भी एमपी ही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा वाले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बट वो है डायरेक्टली चुने गए एमपी, ये है इनडायरेक्टली चुने गए एमपी। इनको कौन चुनता है, उस राज्य के एमएलए। हमें पता है भाई हरियाणा है 90 एमएलए, समझे। तो उन 90 एमएलए चुनते हैं 5 एमपी को राज्यसभा की, और जो 10 एमपी लोकसभा के चुने जाते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उनके लिए वोट पड़ती है, जैसे अभी 2024 में हुआ भी था ऐसा। बट राज्यसभा का ऐसे चुनाव नहीं होता, वो एमएलए चुनते हैं अपने में से। लगभग आधे जितने एमपी होते हैं ना लोकसभा के, उसके लगभग आधे राज्यसभा में होंगे, लगभग आधे बोला भाई। तो हरियाणा में जैसे 5 है, समझे। और ये उनका जो 10 है ना, जो लोकसभा की हैं, उनका काम है पूरे देश के बारे में सोचना, और जो राज्यसभा के एमपी हैं उनका काम है स्टेट के बारे में सोचना। ठीक है भाई, एक तो सारे के सारे एमपी, मान लिया लोकसभा होती बस तो सिर्फ देश के बारे में सोचती, वैसे डिसीजन होते जो पूरे देश को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर स्टेट के बारे में कौन सोचता, तो स्टेट के बारे में भी विचार रखे जाए
तो इसलिए राज्यसभा बनाई गई है। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स, दिस इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, ध्यान रहेगी भाई। इन इंडिया every state given representation in Rajya Sabha according to the population of the state। ऑफ द स्टेट, इस लाइन का मतलब बताओ भाई। हर एक स्टेट से राज्य, बहुत सारे स्टेट है जहां से एक है राज्यसभा में एक एमपी, कुछ ऐसे भी है जहां पे 30 से भी ज्यादा है, हरियाणा है जैसे 5। तो ये जो अलग अलग राज्य का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, दैट वाज ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। जिस राज्य की ज्यादा जनसंख्या होगी वहां का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में ज्यादा होगा, जिस राज्य की कम जनसंख्या होगी वहां का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में कम होगा। इस बात पर विचार करा गया था भाई जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे कि भाई क्या राज्यसभा में हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो फिर लास्ट में डिसीजन दिया गया नहीं, क्योंकि जो राज्य है, जो बहुत कम जनसंख्या के राज्य हैं और जो बड़े बड़े राज्य हैं, उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होने का मतलब नहीं बनता। तो जिस स्टेट में ज्यादा जनसंख्या है उसका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में ज्यादा होगा, और जिस स्टेट की कम जनसंख्या है उसका रिप्रेजेंटेशन स्टेट में कम होगा। ठीक है। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 years। इसके जो मेंबर होंगे ना भाई, जैसे लोकसभा के मेंबर है 5 साल के लिए चुने जाते हैं, अभी हम करेंगे उसको। राज्यसभा के मेंबर हैं वो 6 साल की टर्म के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। 1/3 ऑफ द मेंबर्स, 1/3 ऑफ द मेंबर्स complete their terms every 2 years। मतलब जो राज्यसभा के सदस्य हैं, मान के चलो 300 सदस्य हैं, तो 1/3 हो गए 100 सदस्य हर 2 साल में अपनी कंप्लीट कर लेंगे। फिर 2 साल के बाद उन 100 के लिए ही चुनाव होगा। मान के चलो हमने राज्यसभा बनाई कैसे है, दिस इज ए परमानेंट सदन, ये परमानेंट हाउस है पार्लियामेंट का। जैसे मान के चलो भाई 300 सदस्य हैं टोटल, शुरुआत में 300 के 300 नहीं थे, हमने क्या करा, शुरुआत मान लिया 100 मेंबर चुन दिए पहले, इनकी टर्म होगी 6 साल की, अगले साल फिर अगले 2 साल बाद फिर से 100, अगले 2 साल बाद फिर से 100। मान लिया ये चुने गए हैं 1950 में, तो इनकी टर्म कंप्लीट होगी 1956 में। ठीक है, 6 साल में। ये 100 चुने गए हैं 1952 में, इनकी टर्म कंप्लीट होगी 1958 में। मान लिया ये चुने गए हैं 1954 में और इनकी कंप्लीट होगी 1960 में। ऐसे राज्यसभा बनी है। अब जब 1956 आया तो ये 100 का तो टाइम कंप्लीट होगा 1956 में, ये 200 अभी है ही, क्योंकि इनका 1952 में बने थे या 1954 में, इनका टर्म है 1958 तक और उनका 1960 तक। तो 56 में पहले वाले 100 का टाइम पूरा होगा।
अब 1956 में 100 री इलेक्ट होंगे, जो पहले बन रहा था वो दोबारा भी चुना जा सकता है और नहीं भी। अब यहां पे 400 बच गए, इन 100 का चुनाव हो गया, इनकी टर्म होगी 1962 तक, नए 6 साल के नाम की। अब इनका कंप्लीट हो जाएगा 1958 में, ये जो दूसरे नंबर के 100 है। अब इनका होने के बाद 1958 से फिर ये 6 साल के लिए चुने जाएंगे 1964 तक, फिर अगले 2 साल में इनका ये 1966 तक। कैसा होगा, कभी भी सारे मेंबर की टर्म कंप्लीट हो सकती है एक साथ? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि ये कभी भी परमानेंट डिसोल्व नहीं होती हुई। ठीक है, इट इज ए परमानेंट हाउस that never dissolved completely, that never dissolved completely। क्या लोकसभा है ऐसा परमानेंट हाउस? नहीं है। सरकार गिरगी तो गिरगी भी, सारे खत्म। यहां पे क्या होगा, 1/3 ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, 1/3 जो मेंबर होंगे ना वो वैकेंट हो जाएंगे हर 2 साल में, 2/3 हमेशा बने रहेंगे। अगले 2 साल बाद अगले 1/3, तो जो बाकी बच गए 2/3 वो बने रहेंगे। अगले 2 साल के बाद लास्ट के 1/3 जो बाकी बच गए वो अगले। ठीक है, वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। राज्यसभा को बनाने का यहां से भी एक पर्पज निकल रहा है भाई। कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है जब लोकसभा में सरकार गिर जाती है, सरकार गई गिर, मेजोरिटी लूज कर दी, सरकार गिर गई, तो कम से कम राज्यसभा तो रहेगी। ऐसा नहीं होगा भाई पार्लियामेंट बिल्कुल समाप्त हो गई। अगर सिर्फ लोकसभा होती और सरकार गिरने पर, इसका मतलब पार्लियामेंट भी खत्म। क्या आज के दिन पर पार्लियामेंट समाप्त हो सकती है? नहीं। लोकसभा जब भी चुनाव होते हैं ना तो 5 साल में, तो लोक उस समय सरकार गिर जाती है और लोकसभा की वैल्यू नहीं, जीरो होगी वो। अगर सिर्फ एक सदन होता तो फिर पार्लियामेंट भी खत्म होगी, बट पार्लियामेंट समाप्त नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमने राज्यसभा को भी जोड़ रखा है। और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी भी डिसोल्व नहीं होगा कंप्लीटली। तो इससे क्या होगा, कम से कम पार्लियामेंट में राज्यसभा तो रहेगी, लोकसभा के ना होने की स्थिति में भी राज्यसभा तो रहेगी। इसलिए भी राज्यसभा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या दे रखी है। ठीक है भाई, समझ में आई भाई? अब अपने देश में फिलहाल मतलब टोटल जो एमपी हो सकते हैं वो हो सकते हैं 250। प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में है 245। 245 को भी अगर हम बांटे 233 प्लस 12, ये जो 233 है इलेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, ये राज्यों से चुने गए, जैसे मैंने बताया हरियाणा से 5, और ये जो 12 है नॉमिनेटेड है, ये नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत है। कोई भी आदमी जो लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल वर्क में अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हाँ इसने लिटरेचर के फील्ड में अच्छा काम कर रखा है, इसने आर्ट के फील्ड में अच्छा काम कर रखा है, इसने साइंस के फील्ड में अच्छा काम कर रखा है, इसने सोशल वर्क के फील्ड में अच्छा काम कर सका, तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। 233, अब बोलोगे जी प्रेजेंट में 245 है, टोटल 250 तक हो सकते हैं, ये क्या मतलब है? देखिए जैसे 245 है और टोटल भी 245 ही होते और आज भी 245 है। अगर भारत जो पाकिस्तान का एरिया है जिसपे जम्मू कश्मीर का, जहां पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वो हमारे हिस्से में आ जाए, तो उस एरिया के भी रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। जो चीन के हिस्से में है अपना भारत का अक्साई चीन, अगर वो भारत में जुड़ जाए
तो उस हिस्से से भी रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेगा बढ़ेगा। इसीलिए हमने पहले ही 250 कर दिए, ताकि अगर 2-4 बढ़े ना तो हमें संविधान में संशोधन ना करना पड़े। अगर 245 टोटल हो और प्रेजेंट में भी 245 हो और भारत किसी और एरिया पे कंट्रोल कर ले किसी भी प्रकार से, तो उसके मेंबर जोड़ने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन की एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसलिए हमने ऐसा कर रखा भाई 250 पहले ही कर दिए। लोकसभा में भी ऐसा ही है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो इसलिए टोटल भारत में राज्यसभा के सदस्य 250 हो सकते हैं, प्रेजेंट में 245 हैं, 233 है स्टेट्स में से इलेक्टेड जो भी बताए थे, और 12 है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन द फील्ड ऑफ, अगर कोई भाई आर्ट में किसी ने अच्छा काम कर रखा है, किसी ने लिटरेचर में, साहित्य में, आर्ट का मतलब है कला, साहित्य, साइंस, विज्ञान, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, इन फील्डों में अगर कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है तो उन 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति चुन सकता है, मनोनीत कर सकता है भाई, समझे। तो ये राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स, नॉर्मल सी बात है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, अभी बताया था एमएलए चुनते हैं इनको। इंडिया एवरी स्टेट गिवन रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। इस बात का मतलब है हर स्टेट का अलग रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि पॉपुलेशन एक जैसी है कहां पर, समझे। ये जो मेंबर्स हैं ये 6 साल की टर्म के लिए चुने जाते हैं, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर अपना टाइम कंप्लीट कर लेंगे। और इस प्रकार से हर 2 साल में 1/3 खत्म हो गए, मतलब अपना पद छोड़ के चले गए, अगले 1/3 वापिस आ गई, दोबारा से रीइलेक्ट हो, तो हमेशा ये पूरी बनी रहेगी राज्यसभा, समझे। इसलिए इसको एक परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। और ये बताया भाई विपरीत परिस्थितियों में जब लोकसभा डिजोल्व हो जाए, किसी कारण से सरकार गिर जाए या भाई सरकार का टाइम पीरियड समाप्त हो जाए, तो उस समय भी पार्लियामेंट अपना काम करती रहे, क्योंकि राज्यसभा तो डिजोल्व हो नहीं सकती। जब तक भारत रहेगा, जब तक भारत का संविधान रहेगा, जब तक राज्यसभा हमेशा रहेगी, ये परमानेंटली डिजोल्व नहीं हो सकती। लोकसभा हर 5 साल में होती है, लोकसभा 2 साल में भी हो सकती है अगर बीच में सरकार गिर जाए, ये नहीं होगी भाई, जिससे ताकि संसद के काम होते रहे। और भाई बता दिया 250 टोटल हो सकते हैं, ये समझाया था भी कैसे ये परमानेंट हाउस है। 233 स्टेट से चुने गए हैं, 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट में 245 टोटल है। आर्ट, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, सामाजिक वर्ग में, अगर सामाजिक कार्यों में कोई सरकार को ऐसा लगता हाँ भाई इस आदमी ने अच्छा काम कर रखा है, तो उसको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता, सीधा मनोनीत कर देगा भाई इस आदमी को भी हम राज्यसभा का सांसद बनाते हैं, उसको चुनने की, इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है भाई, ध्यान रह जाएगी ये बात सिंपल सी। अब देखें लोकसभा, धीरे धीरे समझ आएगा सब कुछ। लोकसभा रिप्रेजेंट्स होल नेशन, ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती है, वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने गए हैं, फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए ये डायरेक्ट चुने जाते हैं भाई लोकसभा के मेंबर। ठीक है, जो क्योंकि ये 5 साल से ये परमानेंट सदन नहीं है, जब भी सरकार गिरगी दोबारा चुनाव होगा तो ये सारे के सारे समाप्त हो जाती है लोकसभा। दिस इज नॉट ए परमानेंट हाउस। जो टोटल मेंबर है इसमें, टोटल मेंबर्स जो हो सकते हैं, अभी इनके काम आगे पढ़ने हैं, ऐसा नहीं भी लोकसभा के बारे में इतना ही करना है। अपने भारत में हो सकते हैं 550,
प्रेजेंट कितने हैं 545 प्रेजेंट में, 543 और 2 है नॉमिनेटेड, ये है इलेक्टेड, ये है नॉमिनेटेड। कौन है ये दो? एंग्लो इंडियन। ध्यान से सुनना भी, क्या है ये? भारत में कुल, और ये जो कर रखे ना भाई, आफ्टर 1971 इलेक्शन, 1971 के चुनाव के बाद इनकी संख्या फिक्स है 545, और हर स्टेट से जितने चुनने वो भी फिक्स है। मैं बताता हूं कैसे। इनमें से 543 तो देश से चुने जाएंगे, जैसे हरियाणा से 10, किसी स्टेट से 2, किसी से 1, समझे? जैसे दिल्ली से 7। 2 नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 2 कौन है? ये एंग्लो इंडियन, जो वे आंग्ल भारतीय, मतलब जो ब्रिटिश मूल के आदमी जो भारत में है और वे चुनाव नहीं जीत पाते, तो उनका लोकसभा में फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे भाई इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो 2 उनमें से ऐसे ही चुन देता और लोकसभा में फिर बैठ के सारे कामों में भाग लेते हैं। अब इसको फिक्स कैसे कर रखा है? शुरुआत में एक प्रॉब्लम थी हमारे सामने कि भाई देश में, जैसे ये अपना देश है, इसमें से एमपी चुनने हैं, तो इसको किस आधार पे बनाए कि भाई इक्वल एरिया को बेस बना ले, इतने हिस्से कर दो भाई पूरे देश के इक्वल एरिया के। दूसरा कि भाई इक्वल एरिया ना, इक्वल पॉपुलेशन, कहीं पे इतने एरिया में वही पॉपुलेशन है, कहीं पे इतने में, कहीं पे इतने में, कहीं पे इतने में, कहीं पे इतने में हो सकते है पॉपुलेशन। जैसे दिल्ली छोटा सा एरिया है, जनसंख्या देखो। अरुणाचल प्रदेश में देखो, दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर में हो सकता है 15,000 लोग रहते हो। अगर अरुणाचल प्रदेश में देखोगे 1 वर्ग किलोमीटर में 20 आदमी रहते हो। अगर एरिया को आधार बनाया, एरिया सेम कर दिया, तो ये है दिल्ली का एरिया, जिसमें हो सकता है इस एरिया में हो 1 करोड़ आदमी। एक स्टेट ऐसा हो सकता है जिसमें हो यहां पर 10,000, तो एक एमपी 10,000 का, एक एमपी 1 करोड़ का, तो फर्क हो गया भाई एमपी एमपी में भी। तो हमने एरिया को आधार नहीं माना, जनसंख्या को आधार मान लिया कि लगभग इतनी जनसंख्या पे 1 एमपी, और जिस स्टेट में जितनी ज्यादा जनसंख्या उसके उतने ही ज्यादा एमपी। और एक बात और समझो भाई, लोकसभा में ज्यादा पावर है, क्योंकि चुनाव जो कानून बनाने की प्रोसेस होता है उसमें लोकसभा हावी रहेगी हमेशा, क्योंकि ये लोगों ने चुन रखा है, और जो लोगों ने डायरेक्टली चुन रखे होंगे ना उसके पास हमेशा ज्यादा पावर होगी। अभी कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। तो हर स्टेट ये चाहता कि भी लोकसभा में मेरे मेंबर ज्यादा हों, ताकि मेरा पलड़ा वहां पर भारी रहे। तो इस कारण अगर ज्यादा मेंबर चाहिए तो स्टेट की ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। तो स्टेट क्या करते भाई, अपने वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात ही नहीं करते, ताकि भाई जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ही, फिर मान लिया 10 लाख पे 1 एमपी है, तो 10 लाख बढ़ गए तो 1 एमपी भी बढ़ गया, समझे कि नहीं? तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे भारत ने काम नहीं करा इस कारण से। तो 1971 के इलेक्शन में भाई इतने फिक्स कर दिए, अब जनसंख्या किसी की बढ़ो चाहे घटो, हरियाणा से 10 है तो 10 ही रहेंगे, चाहे जनसंख्या बढ़ो चाहे मत बढ़ो। अब जब फिक्स करने के बाद, वैसे 2026 तक फिक्स कर रखा है, ठीक है, फिक्स करने के बाद फिर स्टेट को पता चलेगा भी मेरे एमपी इतने ही हैं, चाहे मेरी जनसंख्या इससे बढ़ लो या इससे कम हो जाओ, तो जनसंख्या कंट्रोल की बात होने लगी देश में। इसलिए 1971 के चुनाव के बाद ये फिक्स है, जिसमें से 543 इलेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्ट जैसे चुनाव होता है। 2 नॉमिनेटेड है एंग्लो इंडियन, जिनको राष्ट्रपति चुनता है। अभी बताया हमने एरिया को आधार नहीं माना,
पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रखा है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया बट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल पॉपुलेशन। समझे भाई, एरिया छोटा बड़ा हो सकता है, पॉपुलेशन लगभग से सेम हो, उसके आधार पे हमने भारत को इतने हिस्सों में बांट रखा है। ठीक है, ये है लोकसभा भाई, सिंपल है। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। यहां तक बताओ भाई, समझ आया है? अभी हम लोकसभा और राज्यसभा को कंपेयर भी करेंगे, तुम्हें उस टाइम पे भी पता चलेगा। पर ध्यान रखना है, असली जो पार्लियामेंट है वो लोकसभा है, उसके पास ज्यादा पावर है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट संसद के कार्य, लगभग इसके कामों को 8 भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट का जो सबसे मुख्य काम है वो है कानूनों का निर्माण करना। अपने देश में कोई भी कानून बने वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, कानून बनाना, उस पे उस कानून का ड्राफ्ट तैयार करना, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करवाना, उसके बारे में सजेशन देना, सुनना, और लास्ट में उस कानून को पूरा का पूरा बना देना, ये सारा काम क्या है? लेजिस्लेटिव फंक्शन। जो भी देश में होगा, किसके पास क्या पावर होंगी, कौन सा कानून कितने समय तक होगा, किस कानून में क्या क्या प्रोविजन होंगे, कानून बनाना है या नहीं, किस विषय पर कानून बनाना है, ये पार्लियामेंट का है लेजिस्लेटिव फंक्शन, कानून बनाने का काम। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। भी पहला फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। दूसरा है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व इंश्योर करना। जैसे कोई भी सरकार, सरकार जब तक बनी रहती है जब तक उसका पार्लियामेंट में उसको मेजोरिटी प्राप्त हो। भाई सबको पता 545 है ना मेंबर टोटल, तो किसी भी सरकार को किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 प्लस एमपी चाहिएंगे, 272 प्लस लोकसभा के। अगर पार्लियामेंट में 272 से कम हो जाए तो सरकार गिरगी। इस प्रकार से पार्लियामेंट में मेजोरिटी होगी ना जिस पार्टी की, उसी की सरकार बनेगी। और सरकार जब तक बनी रहेगी जब तक पार्लियामेंट का सपोर्ट उसे प्राप्त है। और पार्लियामेंट का सपोर्ट उसे कब तक प्राप्त होगा? जब तक वो पार्लियामेंट के अनुसार काम करती रहेगी। इस प्रकार से एग्जीक्यूटिव के अंदर, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो सरकार है उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है और अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट उससे सवाल पूछ सकती है, उसके खिलाफ या उसके पक्ष में प्रस्ताव पारित कर सकती है। अभी पढ़ेंगे भी कैसे कैसे ये काम होता है अगले टॉपिक्स में। बट ये ध्यान रखना फिलहाल के लिए ये सरकार पर या एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करती है। ठीक है, तीसरा काम है फाइनेंशियल फंक्शन। आर्थिक कार्य।
टैक्सेशन, मान लिया टैक्स लगाना है, पार्लियामेंट लगाएगी भाई। टैक्स हटाना है, पार्लियामेंट हटाएगी। टैक्सेशन के सारे फंक्शन क्या होते, ठीक है भाई। बजट, सरकार को पैसा चाहिए है, बजट के माध्यम से लेती है सरकार, और बजट वो पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ता है। अगर वो पार्लियामेंट में पास ना हो तो पैसा नहीं मिलेगा। सरकार को, एग्जीक्यूटिव को अगर एक पैसा भी चाहिए है ना, तो पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट में उसके लिए बिल पास होगा, फिर वो पैसा वो ले सकते हैं, समझे। तो बजट के माध्यम से फाइनेंशियल फंक्शंस को वो करती है कंट्रोल। भाई ये देखती है मिस स्पेंड, ओवर यूज ऑफ मनी, यहां पे स्टॉप लिख दो, स्टॉप मिस स्पेंड। मतलब ये क्या चेक करेगी कि भाई कहीं पे गलत तरीके से तो पैसा खराब नहीं हो रहा, कहीं पे ओवर यूज तो नहीं हो रहा। भाई चाहिए 10 करोड़ है, लगा रहे हो 20 करोड़। अब मैं घर पे बोलूं एक बाइक लेके आनी है, पापा ने बोला कितने पैसे चाहिए, मैंने बोल दिया 10 लाख। वो 10 लाख की कौन सी बाइक, यह है ओवर स्पेंड। मिस स्पेंड का मतलब पिताजी ने पैसे दिए पढ़ने के लिए, आप उसको कहीं और पे उड़ा के लेके चले गए, उड़ा दिए पैसे, दोस्तों में पार्टी कर ली, यह मिस स्पेंड। जब भी गवर्नमेंट कोई भी पैसा खर्च करती है, पार्लियामेंट उस पर नजर रखती है विभिन्न तरीकों से। वो आगे पढ़ेंगे कि भाई खराब जगह पे पैसे ना लगाए गए हों, या भाई जितने लगाने हैं उससे ज्यादा ना लगाए गए हों, ठीक है। ये टैक्सेशन पर कंट्रोल भी करती है, और नए अगर टैक्स लगाने हो इंट्रोड्यूस भी करती है। बजट सारा का सारा पार्लियामेंट में पास होगा। भाई पैसे का मिस स्पेंड हो रहा है, गलत तरीके से यूज हो रहा है या फिर ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसको स्टॉप करती है। दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल फंक्शन। गिव रिप्रेजेंटेशन टू व्यूज ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द कंट्री। जो देश के सारे वर्ग हैं, अमीर है, गरीब है, डिफरेंट कास्ट हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उनके जो विचार हैं उनको प्रतिनिधित्व देने का काम क्या करती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के फंक्शन पढ़ रहे हैं भाई। पार्लियामेंट के अंदर हमें पता है हर जाति, हर धर्म, हर कल्चर के लोग हैं, उनके अपने विचार हैं, और पार्लियामेंट सभी सेक्शन जो सोसाइटी के हैं या देश के हैं उनके विचारों को प्रतिनिधित्व देने का काम करती है संसद। दिस इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन टू गिव व्यूज एंड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। एक फंक्शन इसका डिबेटिंग फंक्शन, डिबेटिंग फंक्शन। जो पार्लियामेंट है ना भाई, वहां भी पढ़ा था हमने, ये डिबेट का सबसे डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम है। जिस भी विषय पे विवाद करना हो, पार्लियामेंट से ऊपर कोई ऐसा मंच नहीं विवाद का भाई। पार्लियामेंट पे जब भी किसी विषय पे डिस्कशन होता है ना, तो वहां के मेंबर्स को कुछ भी कहने का अधिकार है। वे ओपन है, फ्री टू से एनीथिंग, कोई भी तरीके से कहें, किसी भी तरीके से कहें, क्योंकि इसको कंट्रोल करना है एग्जीक्यूटिव पे, तो प्रश्न पूछना है, किसी बात पर डिस्कशन करना है, तो डिबेटिंग फंक्शन है एक पार्लियामेंट का, जिससे वो एग्जीक्यूटिव पे भी कंट्रोल करती है और हर विषय पे डिस्कशन करती है भाई, ठीक है। जो यहाँ पे डिस्कशन होगा ना, वो सबसे मान्य डिस्कशन है देश में, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फंक्शन।
कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फंक्शन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये एन है भाई, ठीक है। संविधान में संशोधन का काम कौन करती है? पार्लियामेंट। संविधान में कोई भी बदलाव करना हो, ठीक है, तो वो बदलाव कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन भी क्या है? संसद का एक फंक्शन है। इलेक्टोरल फंक्शन, इसका एक इलेक्टोरल चुनावी संबंधी काम भी है, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्लियामेंट इलेक्ट्स, पिछले चैप्टर में पढ़ा था भाई प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भाई इलेक्टोरल फंक्शन भी होगा इसका। और एक लास्ट फंक्शन है जुडिशियल फंक्शन, न्यायिक फंक्शन भी है, जुडिशरी वाले काम भी करती है। देखो इलेक्टोरल में चुनने वाले काम, जुडिशियल में भाई न्यायिक काम, ठीक है। कौन सा? कंसीडर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एचसी का मतलब है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ध्यान है भाई, हाई कोर्ट को हम उच्च न्यायालय बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को, एससी को हम उच्चतम न्यायालय बोलेंगे। ये फंक्शन है भाई पार्लियामेंट के। बताओ यहां तक ध्यान रह जाएगा या नहीं रहेगा? सिंपल सी बात है, 8 फंक्शन है। लेजिस्लेटिव फंक्शन, भाई कोई भी कानून बनाना है उससे रिलेटेड फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मतलब एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है, ये फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन, कोई टैक्स लगाना है, हटाना है। बजट से जुड़ा काम, भाई पैसे सही जगह यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या भाई जरूरत से ज्यादा पैसे यूज हो रहे हैं, ये सारा का सारा फंक्शन है फाइनेंशियल फंक्शन। गिव रिप्रेजेंटेशन टू व्यूज ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द कंट्री, देश के सभी जो सेक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने का काम। डिबेटिंग फंक्शन, हर विषय पे डिस्कशन करने का काम, डिबेट करने का काम। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संशोधन करना है उससे जुड़ा काम। इलेक्टोरल फंक्शन में भाई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनने का काम करती है संसद। और अगर जुडिशियल फंक्शन, न्यायिक फंक्शन की बात करें तो राष्ट्रपति को हटाने का काम, भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का काम, न्यायिक काम है ये भी कौन करता है? पार्लियामेंट। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर है? सिंपल है भाई, कोई भी समस्या वाली बात नहीं। बिल्कुल धीरे 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 हमें काम करना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे भी। अब एक ऐसे बना लो, यहां पे लिख लो लोकसभा, थोड़ा सा इनका कंपैरिजन कर लेंगे। यहां पे लिख लो राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, हमने 2 सेक्शन बना लिए एक ही पेज के।
लोकसभा एक तरफ लिख लिया, राज्यसभा एक तरफ लिख। लोकसभा मेकिंग लॉज, चाहे वो मनी बिल हो, आगे बताऊंगा क्या है, मतलब मनी बिल का मतलब है ऐसा बिल जिसमें मनी से रिलेटेड है, उसका कोई कानून बनाना है, चाहे नॉन मनी बिल है, एक कानून को बनाना है, इंट्रोड्यूस करना है, और कौन से पे, ऑन द मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। हमने कई बार पढ़ा है जो संघ सूची है और जो समवर्ती सूची है, जिन पे संघ सूची में जो सब्जेक्ट हैं और समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट हैं, उन पे कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को है। लोकसभा में वे कानून बनते हैं, ठीक है। ये है जहां पे मेकिंग लॉज नॉन मनी बिल, मतलब मनी बिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ यहां प्रेजेंट करा जा सकता है, मनी बिल यहां नहीं होगा। क्लियर है? मान के चलो कोई भी कानून है जिसमें मनी बिल से मनी जुड़ा है, तो वो कानून सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश करा जाएगा शुरुआत में, नॉर्मल कानून दोनों में से किसी भी सदन में, बट मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में। और लोकसभा में अगर वो पास हो जाता है और वो राज्यसभा में चला गया, अगर कोई सिंपल सा कानून है जिसमें मनी बिल नहीं है, नॉन मनी बिल है, यहां पास होगा तो यहां भी पास होना चाहिए, पास अगर उसको कानून बनना है तो। बट इन केस ऑफ मनी बिल यहां पे अगर वो पास हो गया तो राज्यसभा में गया, राज्यसभा उसको पास फेल नहीं कर सकती, या तो वो उसको भेज सकती वापस के रिकंसीडर कर लो कुछ सजेशन के साथ, इनकी मर्जी है वो माने या ना माने। अगर ये कुछ नहीं बोल रही तो 14 दिन के बाद वो अपने आप पास माना जाएगा, ये उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। वैसे जो आम कानून है, नॉन मनी बिल है, यहाँ पे पास होगा और यहाँ पे पास नहीं हुआ, संविधान संशोधन है, यहाँ पे पास होगा और यहाँ पे पास नहीं हुआ, तो रिजेक्ट हो जाएगा। मनी बिल के केस में लोकसभा के पास इतनी पावर है, यहां से पास होगा तो ये रिजेक्ट नहीं कर सकती, इसका एक ही तरीका भाई पास ही करना पड़ेगा, ठीक है। अप्रूव्स बजट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितनी बजट से, ये देखो ये ऐसा ही होगा भाई, पैसे से जुड़े जो भी काम है यहाँ पे लोकसभा की सबसे ज्यादा पावर है, और तुम्हें पता है पैसा ही तो है सब कुछ भाई, मेन तो पैसा है, पैसा लेने देने वाली ये है, तो यहाँ पे पैसे से रिलेटेड इसकी राज्यसभा की पावर कम है। तो इसका मुख्य काम है भाई अप्रूव बजट, अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो ये भी लोकसभा में ही अप्रूव होते हैं, इसमें यहां पर राज्यसभा के पास इतनी पावर नहीं है। कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है बाय क्वेश्चनिंग बाय मोशंस बाय रिजोल्यूशंस, और ये भी यहाँ पे इसको कैंसिल करो, यहाँ पे इसका सेम है, ये भी भाई एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। सवाल यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। मोशंस का मतलब होता है को किसी किसी प्रकार के उसके विरोध में कोई ऐसे मोशन बना लेकर आना, प्रस्ताव लेकर आना, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो क्वेश्चन उठाना किसी बात पर, कोई सरकार के खिलाफ रिजोल्यूशन पास करना, ये माध्यम है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का,
और राज्यसभा का भी सेम फंक्शन है। फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो संविधान को संशोधित करने की पावर है इसमें, और इसमें भी ये सेम पावर है। संविधान को जब भी संशोधन करना होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेम पावर है, दोनों के पास। ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा करना। आपातकाल की घोषणा लोकसभा कर सकती है भाई, यहां पे राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। देश में अगर इमरजेंसी की घोषणा करनी है तो वो लोकसभा के द्वारा पारित होना चाहिए। लोकसभा के द्वारा अगर पारित होगा तो वो काम है ठीक है। यहां पे इलेक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जजेज ऑफ, अभी लिखवाए थे उसी को कंपेयर कर रहे हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इसके मामले में ये इनमें पार्टिसिपेट करती है, पर नॉर्मली ये इसके मामले में है ज्यादा। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा रोल है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो यहाँ पे रिमूवल हो सकता है उसका राज्यसभा में। और जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे अगर काम होगा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का हो, चाहे भाई राष्ट्र इनको जजों को हटाने का, तो यहाँ से हट ही जाएगा। इनकी फिर ज्यादा बड़ी सहमति की ऐसा है, यहां भी पास होना जरूरी है, पर यहां इंपॉर्टेंट है वो काम। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में यहां की भूमिका ज्यादा होगी राज्यसभा की। क्लियर है भाई? ये सिंपल सिंपल से अगर हम डिफरेंस की बात करें, भाई स्टैब्लिशिंग कमिटीज फॉर डिफरेंट वर्क्स, अभी पता चल जाएगा ये क्या होती हैं। अलग अलग कामों के लिए कमेटी बनाना, और यहाँ भी ये काम है, ये भी अपने अपने अलग अलग काम के लिए कमेटी बना सकती है। और एक और भी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जीक्यूटिव है ना, जो सरकार है, दैट इज अकाउंटेबल टू द लोकसभा। लोकसभा क्या है, सरकार को गिरा सकती है, राज्यसभा नहीं गिरा सकती। ये मेजोरिटी चाहिए है लोकसभा में सरकार बनाने के लिए, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में से एक भी मेंबर ना हो उस पार्टी का, यहां पे अगर मेजोरिटी है तो सरकार बना लेगी। दिस कैन डिसोल्व गवर्नमेंट, दिस कैन ओनली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। इसके पास एक स्पेशल पावर है, यहीं पे देख लें स्पेशल पावर राज्यसभा की। अगर हम स्पेशल विशेष पावर की बात करें तो ये क्या है, ये एक काम कर सकती है, कैन गिव पावर टू यूनियन, या मतलब लोकसभा या यूनियन गवर्नमेंट टू, लोकसभा को ही मान लो, कैन गिव पावर टू लोकसभा टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट्स mentioned in स्टेट लिस्ट। ध्यान दियो भाई यहां पर एक बार, स्टेट लिस्ट में जो कोई भी वो है सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होंगे ना भाई, उन पे कानून बनाने का अधिकार होता है स्टेट असेंबली को, जो राज्य की विधानसभाएं हैं। हरियाणा की स्टेट लिस्ट में तो हरियाणा सरकार बनाएगी, यूपी की स्टेट लिस्ट में तो यूपी की सरकार। राज्यसभा के पास ये पावर है कि भाई किसी भी स्टेट के विषय को
वो लोकसभा को दे सकती है भाई, पार्लियामेंट को सौंप सकती है भाई कानून बनाने के लिए। एक तो ये पावर है। दो कंडीशन, अगर कोई भी कानून किसी स्टेट से जुड़ा हो, अगर कोई भी कानून संविधान के संशोधन से जुड़ा हो, तो उस समय है लोकसभा और राज्यसभा की पावर है बराबर। नॉर्मल कंडीशंस में लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज्यादा होंगी। फिर से सुने, अगर कोई भी कानून बनाना है जिसमें कोई स्टेट इंक्लूड है, या कोई भी कानून बनाना है कि संविधान में संशोधन से रिलेटेड है, वहां पे दोनों की पावर सेम है। नॉर्मल कंडीशन में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये इसका कंपैरिजन है भाई लोकसभा का और राज्यसभा का। अभी बताया भी, जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, ये इसके प्रति अकाउंटेबल है लोकसभा के प्रति। लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त होगी तो सरकार बनी रहेगी। ये लोकसभा उसको हटा सकती है, ये राज्यसभा उसको हटा नहीं सकती। देखो यार लिख रखा था ना, कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव बाय क्वेश्चंस, बाय मोशंस, बाय रिजोल्यूशन। सेम काम ये कर सकती है, बट इट कैन रिमूव गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट यहां से अपना मेजोरिटी लूज कर दे तो गवर्नमेंट नहीं रहेगी, बट ये रिमूव नहीं कर सकती, कैन नॉट रिमूव। सरकार को ये गिरा नहीं सकती, हटा नहीं सकती, ओनली क्रिटिसाइज, सिर्फ उसकी आलोचना कर सकती है। क्रिटिसाइज तो कर सकती है, सरकार हटाने का काम होगा लोकसभा का। भाई सरकार तो है मेन चीज, इसको ही हटाना और बनाना है, बनाने वाली भी ये, हटाने वाली भी ये, तो ज्यादा पावरफुल कौन हो गई? लोकसभा। ठीक है। हाँ, राज्य सूची से कोई जुड़ा सब्जेक्ट है, संविधान संशोधन से कोई जुड़ी बात है, तो उसमें दोनों की जो पावर होंगी वो होंगी सेम भाई। ठीक है। और एक विशेष पावर है इसमें, अगर स्पेशल पावर में देखो, अगर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इट इज ऑल्सो द स्पेशल पावर। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, वैसे तो क्या है, अगर कोई नॉन मनी बिल है यहां भी शुरू हो सकता है, यहां भी शुरू हो सकता है, मर्जी है। राष्ट्रपति को हटाना है, यहां भी शुरू हो सकता है, यहां भी शुरू हो सकता है। बट वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो वहां की जो प्रक्रिया की शुरुआत केवल और केवल राज्यसभा में होगी। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा ओनली। और राज्यसभा ने अगर उसको हटा दिया तो लोकसभा पे उसकी सहमति हो जाएगी अपने आप। यहां से हट गया तो ये मान लो वो हट गया फिर पोस्ट से ही। ये भी स्पेशल पावर। दो स्पेशल पावर बताई। अगर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाना है तो राज्यसभा जब तक पावर नहीं दे देगी लोकसभा को, तब तक कानून नहीं बना सकती लोकसभा। मतलब लोकसभा उस पर कोई काम नहीं कर सकती, या पार्लियामेंट उस पर कोई काम नहीं कर सकती। अगर स्टेट लिस्ट पे काम बनाना तो राज्यसभा को की अनुमति की जरूरत होगी। और वाइस प्रेसिडेंट को भारत में हटाना है तो फिर क्या होगा? वो भी प्रक्रिया की शुरुआत कहां शुरू होगी? राज्यसभा में। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज पे चले भाई, यहां तक क्लियर है? चलो, अब है एक बार टाइप्स ऑफ बिल। अब पहली बात तो भाई, बिल होता क्या है? ड्राफ्ट ऑफ द प्रोपोज्ड लॉ। जो भी कानून बनाना है ना, उसका ड्राफ्ट। मतलब जब तक कानून नहीं बनता तब तक वो बिल है। समझे? जब तक कोई भी कानून नहीं बनता उससे पहले तक वो बिल होगा। या अगर बिल क्या है? बिल इज द ड्राफ्ट ऑफ द प्रोपोज्ड लॉ।
दो प्रकार के बिल हैं, एक है गवर्नमेंट बिल। जब कोई भी बिल गवर्नमेंट के किसी मंत्री के द्वारा प्रेजेंट करा जाता, नॉर्मली गवर्नमेंट ही बिल होते हैं, गवर्नमेंट का कोई मंत्री, गवर्नमेंट ही कानून बनाने की शुरुआत करती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी बिल प्रपोज करा जाता है तो उसको बोला जाता है गवर्नमेंट बिल। मतलब जो इस पार्टी की सरकार है उसके मंत्री हैं, अगर वे मंत्री कोई बिल के लिए प्रपोजल रखें संसद में तो उसको बोला जाता है गवर्नमेंट बिल। दूसरा है प्राइवेट बिल। अगर सरकार के मंत्री से अलग कोई दूसरा एमपी या दूसरी पार्टी का एमपी जो सरकार में शामिल नहीं है, अगर वो कोई बिल को प्रपोज करता है उसको बोला जाएगा प्राइवेट बिल। एक और भी प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, मनी बिल, जैसे टैक्सेशन है, बजट से रिलेटेड है, जिसमें मतलब मनी इंक्लूड है, मनी को निकालना इंक्लूड है, मनी मांगना इंक्लूड है, ऐसा बिल, वो मनी बिल। और है नॉन मनी बिल, ये भी दो प्रकार हो सकते हैं। फिर मनी बिल का तो कोई प्रकार नहीं, नॉन मनी बिल के दो प्रकार हो सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल, साधारण कोई बिल है, साधारण बिल को पास करने के लिए साधारण सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल। इस बिल को पास करने के लिए नॉर्मली हमें नीड सिंपल मेजोरिटी, नीड स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। क्लियर भाई? देखो ध्यान दो, बिल होते हैं दो प्रकार के, एक तो है गवर्नमेंट बिल, एक है प्राइवेट बिल या नॉन गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल कौन सा होगा? जो सरकार के किसी मंत्री ने, जिस पार्टी की सरकार है उसका अगर कोई मंत्री कोई बिल प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में कि भी हम इस पे कानून बनाना चाहते हैं, तो होगा गवर्नमेंट बिल। अगर सरकार के मंत्री के अलावा कोई दूसरी पार्टी का कोई एमपी प्रेजेंट करता है बिल को, तो वो होगा प्राइवेट बिल। ठीक है। दूसरा एक और टाइप है मनी बिल और नॉन मनी बिल, जिसमें मनी इंक्लूड होगा, जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड है, वो तो मनी बिल होगा। नॉन मनी बिल जिसमें मनी इंक्लूड नहीं है। नॉन मनी बिल भी दो प्रकार का है, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल। संविधान में संशोधन से रिलेटेड कोई भी बिल और कोई साधारण सा बिल। साधारण बिल को पास करना है तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है जितने भी उस समय लोकसभा में या पार्लियामेंट में मेंबर प्रेजेंट हैं और जितने वोटिंग डाल रहे हैं उनकी सिंपल मेजोरिटी, मतलब आधे से ज्यादा। विशेष मेजोरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन नीड स्पेशल मेजोरिटी, जितने प्रेजेंट और वोटिंग करने हैं उनके 2/3। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे भी कैसे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला चैप्टर करेंगे वहां पे सिंपल मेजोरिटी और विशेष स्पेशल मेजोरिटी की बात करेंगे। तो ध्यान रखना, इनको पास करना आसान है, इनको पास करना मुश्किल है। क्लियर? जहां तक ही ध्यान रखो। अब है टॉपिक हाउ ए बिल या मेकिंग ऑफ लॉ, हाउ ए बिल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए लॉ। कैसे एक कानून बनता है, मेकिंग ए लॉ, कैसे कानून का निर्माण होता है। सिंपल सा वो स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है, कैसे एक कानून बनाया जाता है? सबसे पहला
इंट्रोड्यूसिंग ए बिल इन, थोड़ा सा और बड़ा बना लें, इंट्रोड्यूसिंग ए बिल इन either of the house in case of non money bill or in Lok Sabha in case of money bill। ये है पहला स्टेप। संसद के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस करा जाएगा बिल। अगर वो नॉन मनी है तो किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में। अगर वो मनी बिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट करा जाएगा। ठीक है, ये जो बिल है इट इज गिवन टू द कमिटीज। उस बिल के ऊपर कमेटी बनेगी। जैसे आज एक संसद में बिल रखा गया भाई, फिर हमने क्या करा, आज ही डिस्कस नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं अगर कोई सिंपल सा बिल है। नॉर्मली क्या प्रोसेस होता है, हम उससे जुड़ी कमेटी को दे देंगे भाई इस पे डिस्कस कर लो। कमेटी क्या करेगी, अपने सजेशन लेगी, अपने सर्वे करेगी, रिसर्च करेगी, लोगों से पूछेगी, ये सारा का सारा करके कमेटी रिपोर्ट दे देगी भाई अपनी। जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, लोकसभा में अगर बिल था तो लोकसभा में, राज्यसभा में अगर बिल था तो राज्यसभा में। ठीक है, उसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। इस रिपोर्ट को यस और नो बोला जा सकता है। ये रिपोर्ट इस हाउस की मर्जी है इसको मानने या ना मानने, क्योंकि मैन आदमी है ये। कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी, उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको स्वीकार भी करा जा सकता है और स्वीकार नहीं भी करा जा सकता है। अब इसकी रिपोर्ट देने के बाद उस हाउस में डिटेल्ड डिस्कशन जिस भी हाउस में है ना, वहां पे उस विषय से रिलेटेड डिस्कशन होगा डिटेल में। अब कमेटी के बाद है ना बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं रिपोर्ट के बाद, वो मर्जी है पार्लियामेंट उसको मानेगी कि नहीं मानेगी, बट उस पे अब होगा डिटेल में डिस्कशन। ऐसा भी हो सकता है सीधा का सीधा डिटेल डिस्कशन हो जाए, कमेटी को दी ना जाए, बट ये प्रोसेस है कमेटी को देंगे। कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी, उस पे यस नो होगा, यस भी हो सकता है नो भी, फिर उस पे होगा डिटेल्ड डिस्कशन। फिर इसके बाद है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हो गया तो काम हो गया खत्म भाई, फिर क्या है, वो हो गया कानून खत्म। अगर वो एक्सेप्ट हो गया, मान लिया यहाँ पे पास हो गया, इसका मतलब एक्सेप्ट होने का मतलब एक हाउस में पास हो गया, जैसे लोकसभा में राज्यसभा में ऐसा प्रोसेस हुआ, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, फिर ये काम होगा सेंट टू द अदर हाउस। सेंट ये बैठ गई थी भाई, सेंट टू द अदर हाउस। दूसरे हाउस में चला गया। अब वो सारा का सारा प्रोसेस यहां पे भी होगा।
मतलब ये भी अपनी कमेटी को दे सकते हैं, उसकी रिपोर्ट पे यस नो कर सकते हैं, डिटेल्ड यहाँ पे भी डिस्कशन होगा। ये फिर क्या कर सकते हैं, दूसरे हाउस में वापस अप्रूव कर सकते हैं, भाई ठीक है हम भी साथ में हैं, यस बोल देंगे, अप्रूवल हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, गिव रिकमेंडेशन, या फिर कोई सुझाव दे सकते हैं कि भाई इसमें ये बदलाव कर लो और ये ठीक रहेगा, ये मर्जी है। अप्रूवल भी अगर मान लिया विवाद हो गया दोनों में, ये तो ये चाह रहा है पहला हाउस भाई बिल्कुल होना चाहिए, दूसरा हाउस रिकमेंडेशन दे रहा है या भाई पास नहीं कर रहा, तो क्या हो सकता है, ज्वाइंट सेशन, प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन क्या होता है, जिसमें ज्वाइंट सेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इकट्ठे बैठेंगे, 545 वहां के, 245 यहाँ के, दोनों इकट्ठे बैठेंगे, तो दोनों कितने हो गए, 500 और 790, 790 का आधा। अगर कोई बिल वहां पे पास हो जाता है तो भी वो बिल पास माना जाएगा। कई बार क्या होता है, लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा आनाकानी कर रही है, लोकसभा उसको पास करना चाहती है तो, और राज्यसभा मना कर रही है, तो ज्वाइंट सेशन रख दो, ज्वाइंट सेशन में दोनों बैठ गए, आदमी ज्यादा है लोकसभा के, तो ज्वाइंट सेशन में क्या होगा, मान लिया इनके 545 है, इनके 245 है, टोटल हो गए 790, 790 का आधा 395, इतने अगर कैंडिडेट जिसके भी पक्ष में होंगे वो मान जाएंगे। तो लोकसभा के ज्यादा आदमी हो तो यहाँ पे भी ज्यादा होंगे। तो नॉर्मली जब भी ज्वाइंट सेशन बैठाया जाता है तो लोकसभा के पक्ष में डिसीजन आने की सहमति होगी। अगर रिजेक्शन का यहाँ पे है या फिर कुछ विवाद की स्थिति आती हो तो ज्वाइंट सेशन हो सकता है। अगर ये अप्रूवल हो जाए, अप्रूवल सेंट टू द प्रेसिडेंट, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास भी क्या होगा, अप्रूवल, ठीक है। अगर अप्रूवल हो जाता है तो वो जो बिल है, अगर अप्रूवल हो जाता है तो बिल बिकम्स लॉ, अगर अप्रूवल हो जाता है। अगर वो रिकमेंडेशन भी दे सकता है, रिकंसीडर करने के लिए भी दोबारा भेज सकता है, तो दोबारा जाएगा, फिर से वापिस आ जाएगा। अगर या तो रिकमेंडेशन मान ले, अगर रिकंसीडर नहीं करा और दोबारा भेज दिया तो राष्ट्रपति को अप्रूवल देना ही पड़ेगा और वो बिल बन जाएगा भाई। ये है कोई भी कानून, बिल एक कानून जब बनता है उसका डिटेल्ड जो प्रोसेस होता है। देखिए किसी भी सदन में बिल को प्रपोज करा जाता है, रखा जा सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, वहां से उससे रिलेटेड कमेटी के पास वो जाएगा, ठीक है। फिर उस कमेटी में डिस्कशन होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट को स्वीकार ना करना उस हाउस के ऊपर है, डिटेल्ड डिस्कशन होगा, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अगर रिजेक्ट होगा तो बिल खत्म हो जाएगा वहीं पे। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता तो ये दूसरे हाउस में जाएगा, जैसे लोकसभा में पास होगा, अब राज्यसभा में, राज्यसभा में सारे की सारी प्रक्रिया ऐसे ही दोहराई जाएगी, डिस्कशन होंगे, कमेटी बनेगी, वो फिर अप्रूवल देगी अपना। अगर अप्रूवल नहीं देती तो रिकमेंडेशन दे सकती है, रिकमेंड करा मतलब कुछ बोला भी इसमें ऐसा ऐसा बदलाव कर लो, फिर से वो पहले सब सदन में गया, फिर सदन की मर्जी है उसको माने या ना माने, उन्होंने फिर से भेज दिया। अगर वो अप्रूवल दे दिया तो प्रेसिडेंट के पास चला गया। अगर विवाद हो जाता तो ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है, ज्वाइंट सेशन में नॉर्मली लोकसभा के पक्ष में फैसले आते रहे हैं।
प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल कर सकता है या उसको रिकंसीडर के लिए भेज सकता है। अगर रिकंसीडरेशन के लिए भेज दिया और वहां से वैसा ही उल्टा भेज दिया उन्होंने कि जी ऐसा ही करना है, तो उसको उस पर सहमति देनी पड़ेगी, अप्रूवल देना पड़ेगा, और इस प्रकार से बिल बिकम्स लॉ। नॉर्मली क्या होता है, बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही, जब भी कोई कानून पास होने के लिए आता है ना, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले ही उस पर वैसे ही डिस्कशन बहुत हो जाते हैं। कैसे बिल इंट्रोड्यूस कैसे होता है, सरकार ने जो चुनावी वायदे कर रखे हैं उनको पूरा करने के लिए, भाई मैंने एक वादा करा कि भाई मैं गरीबों को ऐसे भरपेट मतलब अनाज दूंगा फ्री, तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कानून, कई बार आपको पता है भाई, समाज में ऐसे इश्यू हो जाते हैं, जैसे किसी का रेप हो गया और इसके ऊपर जबरदस्ती कानून बनवाती है पब्लिक, पब्लिक दबाव डालेगी, जो अलग अलग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स हैं वो सरकार पर दबाव डालते हैं कि भाई ऐसा कानून बनाओ, तो कानून बनाया जा सकता है। सरकार उस डिटेल्ड वैसे ही पहले उस पर सोच विचार कर लेती, भाई ये कानून हम बनाने जा रहे हैं। अगर मैं सोच लूं कि भाई एक कानून बनाना जिसपे मैं हर महीने हर आदमी को 1 लाख रुपए दूंगा, तो कानून बनाने से पहले मैं ये भी तो सोच लूंगा 1 लाख रुपए हर महीने में दूंगा तो मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, उतने पैसे हैं देश के पास नहीं है, तो ये कानून ही नहीं बन सकता। तो ऐसा मैं कानून प्रपोज भी नहीं करूंगा, ऐसा बिल भी नहीं प्रपोज करूंगा। तो जब बिल इंट्रोड्यूस होता है ना, उससे पहले भी उस पर डिस्कशन, जो उससे जुड़े डिपार्टमेंट है उनसे बातचीत, उसके प्रभाव, चुनाव पे क्या प्रभाव होगा, चुनाव के रिजल्ट पे क्या प्रभाव होगा, लोगों का क्या दबाव है, ये सारी बातें हो लेती हैं पहले ही। बट उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद ये सारा काम होता है फिर। ठीक है, बताओ ये समझ आया है कि नहीं आया भाई? सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें समस्या वाली बात है ही नहीं। पता चल गया भी कैसे एक बिल कानून बनता है। 2 टॉपिक और हैं भाई छोटे छोटे, इनको अभी कर लेंगे। हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। हाउ मतलब कैसे कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट सरकार को कैसे कंट्रोल करती है, क्या सरकार को कंट्रोल करने की जरूरत है अगर वैसे पूछा जाए? अगर सरकार पे कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो कैसे कानून बनाएगी, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करेगी, क्या काम करेगी? तो फिर उस पर अगर कोई कहने वाला नहीं हो तो वो एक तानाशाही की तरफ चली जाएगी। तो उस पर कंट्रोल करने वाला जरूर होना चाहिए भाई, हर चीज पे। जब तक किसी का कंट्रोल नहीं है, अगर कोई भी ऑर्गन, कोई भी आदमी, कोई भी अथॉरिटी अगर हमने एक्सट्रीम बना दी, एक्सट्रीम का मतलब उसको सबसे ज्यादा पावर दे दी, तो उसके डिक्टेटर होने के या उसका उस पावर का मिसयूज होने के काफी सारे चांसेस होंगे। इसलिए एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल होना तो जरूरी है। तो इसके 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, कैसे करती है भाई, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। होली है ये बात, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, इसके माध्यम से कोई भी विषय, कोई भी सरकार काम कर रही है उसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के किसी भी काम पर, किसी भी प्रकार के डिस्कशन पर कोई भी ऐसा वो नहीं है कि भाई ये काम नहीं करना, गलत सर। तुमने सुना है ना, पार्लियामेंट में गाली वगैरह सारी चीजें दी जाती हैं,
क्यों दी जाती है? क्योंकि भाई वो एक माध्यम है कंट्रोल का। अगर हम पार्लियामेंट को भी ये पावर नहीं देंगे कंट्रोल करने की, तो फिर तो सरकार बेलगाम हो जाएगी, और उस पर लगाने के लिए पार्लियामेंट को पावर देनी जरूरी है। ठीक है, इसलिए डेलिब्रेशन और जो डिस्कशन है ना, और इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे क्वेश्चन आवर, मैं बताता हूं ये क्या है। क्वेश्चन आवर, ठीक है भाई, 0 आवर, हाफ आवर डिस्कशन, क्वेश्चन आवर का मतलब है जब भी सेशन होगा तो पार्लियामेंट में पहला जो घंटा है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सरकार से, और उस समय सरकार के मंत्रियों को जवाब देने हैं। अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड भी होती हैं, लोग इस कार्रवाई को देखते भी हैं कि भाई सरकार इसका जवाब दे पा रही है या नहीं। तो ये तरीका अभी क्वेश्चन आवर में हमेशा सबसे ज्यादा प्रेजेंस देखी गई है, जब सारे के सारे मंत्री यहाँ जरूर बैठते, क्योंकि पता है ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। समझे? तो डिस्कशन, जब ये सेशन की मीटिंग होगी तो क्वेश्चन आवर में जो उस समय करंट के जो विषय चल रहे हैं देश में, जो भी काम हो रहा है उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है। एक होता है 0 आवर, 0 आवर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, बट मंत्री इसका जवाब देगा या नहीं ये उसकी मर्जी है, वो जवाब नहीं दे सकता अगर वो नहीं देना चाहता। तो यहाँ सिर्फ सवाल पूछे जा सकते हैं, या सवाल भी पूछा जाएगा और उसका आंसर देना उसी टाइम पे। और हाफ आवर डिस्कशन का मतलब होता है जब किसी कोई करंट टॉपिक, जैसे मान के चलो सेशन चल रहा है और बीच में किसी कहीं पे रेल दुर्घटना होगी, वैसे तो बैठे थे जब रेल दुर्घटना, रेल के बारे में डिस्कस ही नहीं करना था, बट एकदम से ऐसा सिचुएशन आ गई भी रेल दुर्घटना होगी आज, तो उसके ऊपर डिस्कशन करना है, और वो जरूरी भी है। अगर एकदम से कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिस पे डिस्कस करना अभी के लिए जरूरी होगा, तो उसको बोला जाता है हाफ आवर डिस्कशन। ठीक है, ये माध्यम है भाई कंट्रोल के। क्वेश्चन आवर है, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, 0 आवर है, हाफ आवर डिस्कशन है, ये माध्यम है टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, दूसरा है अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ, कानूनों को मानना या न मानना। सरकार चाहती है, कोई सरकारी बिल आया जिसपे सरकार कानून बनाना चाहती है, तो संसद में पास होना जरूरी है। जब तक वो संसद में पास नहीं होगा, जब तक वो कानून नहीं बनेगा। सरकार अपनी मर्जी का कानून नहीं बना सकती, सरकार कानून वो बनाएगी जिसपे गवर्नमेंट, पार्लियामेंट हाँ करेगी। समझे? और ये भी एक माध्यम है सरकार के ऊपर कंट्रोल करने का, कि भाई कानून को हाँ करना या कानून को ना करना। ये तरीके क्या है भाई? तीसरा है फाइनेंशियल कंट्रोल। एक उस टाइम भी बताया था, 1 भी रुपया चाहिए है पार्लियामेंट देगी। बजट पास करवाना, बजट का मतलब पता है क्या होता है? जब सरकार ये बोलती है भाई अगले साल मुझे इतना खर्च करना है और मुझे इतने पैसे चाहिए, हर साल बजट पास होता है, आपको पता। सरकार को अगर 1 भी रुपया चाहिए है तो वो पार्लियामेंट से पास होके मिलेगा। तो क्या पार्लियामेंट का कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ भाई? सरकार पे हुआ है। तो पार्लियामेंट के कंट्रोल का ये भी एक माध्यम है, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल। उसके बाद अगर हम एक और तरीका देखें, चौथा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। बाकी ये सारे की सारे काम है ना, अगर कोई मेजोरिटी की सरकार होती है, मेजोरिटी का मतलब एक पार्टी ने अपने दम पे 272 से ज्यादा एमपी कर रखे हैं,
तो इनका फिर कोई रोल नहीं रहता। कौन उससे सवाल करेगा, क्योंकि सारे के सारे लगभग नेता उसी की पार्टी के हैं संसद में, मतलब मेजोरिटी। कौन कानून को मना करेगा, क्योंकि उसकी मेजोरिटी है। कौन फाइनेंशियल कंट्रोल, कौन पैसे की पूछेगा, क्योंकि उसकी मेजोरिटी है। कौन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगा। ये सारा का सारा संविधान अगर देखा जाए तो ये कोएलिशन गवर्नमेंट से, जब वो गवर्नमेंट बनने में कई सारी पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाए, वैसा संविधान है अपना। अगर मेजोरिटी की गवर्नमेंट है तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन का मिसयूज करा जा सकता है। जितने भी गवर्नमेंट में प्रोविजंस हैं वे इस हिसाब से हैं कि भी कोएलिशन गवर्नमेंट बने, उस पे कंट्रोल करना है आसान। बट अगर मेजोरिटी की गवर्नमेंट की स्थिति में सारे के सारे प्रोविजंस का मिसयूज हो सकता, फिर इनका कोई मतलब नहीं रहता। अगर एक पार्टी की सरकार है, एक पार्टी के मेजोरिटी ऑफ एमपीज हैं, तो पार्लियामेंट में उसका बहुमत होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब बहुमत है तो कौन जो भी कानून पास करवाना चाहेगा पास हो जाएगा। रिफ्यूज कौन करेगा? कहाँ का कंट्रोल? फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए भी मेजोरिटी चाहिए, तो मेजोरिटी उसकी है ही पहले, तो उसके पैसे से रिलेटेड कौन सवाल पूछेगा? कौन उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन का हिंदी में मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। जब पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए किसी सरकार के खिलाफ या सरकार के मंत्री के खिलाफ, तो वो सरकार उसी समय उसी क्षण गिर जाएगी। पर अगर किसी पार्टी की पहले ही मेजोरिटी है तो कौन उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगा? क्या सरकार के आदमी लेते हैं अपनी सरकार के खिलाफ? नहीं, दूसरी पार्टी के आदमी लेंगे। दूसरी पार्टी का फिर पास नहीं होना। तो बट अगर थ्योरी की बात करें, दीज आर द वेज टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। नो कॉन्फिडेंस मोशन का हमें पता है कोई भी गवर्नमेंट तब तक है जब तक उसको विश्वास प्राप्त है, कॉन्फिडेंस प्राप्त है पार्लियामेंट का। और जैसे ही पार्लियामेंट से उसकी मेजोरिटी खत्म हो जाती है, मतलब 272 प्लस जो उसकी सीट थी वो 272 हो जाती है, उससे कम हो जाती है, तो सरकार नहीं रहेगी। तो सरकार को बनाने में और सरकार को कंट्रोल करने में, सरकार को गिराने में पार्लियामेंट पावरफुल है। बट इन द केस ऑफ मेजोरिटी गवर्नमेंट दीज ऑल प्रोविजंस आर ऑफ नो यूज। बट थ्योरी में हमें ध्यान रखने हैं ये तरीके हैं भाई एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करने के: डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, चलें भाई नेक्स्ट। अब है एक टॉपिक कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कंट्री। अपने देश में लगभग नॉर्मली दो प्रकार की कमेटी है: स्टैंडिंग कमेटीज ये 1983 से रिलेटेड टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। ध्यान देना भाई मैं क्या बता रहा हूं। दूसरी है जेपीसीज, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज। रिलेटेड टू द एनी लॉ। देखिए, जब हम मेकिंग ऑफ द लॉ पढ़ रहे थे उसमें एक बात देखी थी कि भाई जब भी बिल इंट्रोड्यूस होगा उसको किसी कमेटी के पास भेजा जाएगा। तो उस कमेटी का क्या काम है? सरकार के पास है ना, संसद के पास सैकड़ों काम है, उसके पास सैकड़ों कानून हमेशा है भाई, इस पे भी बनाना है, इस पे भी बनाना है। तो क्या वो हमेशा वो हर एक कानून पे डिस्कशन कर सकते हैं? नहीं। तो हर कानून के लिए कुछ कमेटी बना देंगे कि भाई तू है, तू इस पे रिसर्च कर, दूसरी कमेटी तू इस पे रिसर्च कर। इट रिड्यूस द बर्डन ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पे जो काम
उनके पास इतने दबाव हैं, हर रोज के डिस्कशन है भाई, सरकार के काम है, सरकार की आलोचना करना है, क्वेश्चन आवर है, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का काम नहीं है, हमने देखा बहुत सारे काम है। तो वो क्या करते हैं, अपने इस काम को इन कमेटी को सौंप देंगे, भाई कमेटी कर ले ये पहले काम। जब नॉर्मली क्या होता, कमेटी की जो रिकमेंडेशन है ना, उनको इग्नोर नहीं करा जाता, क्योंकि उसने तो बड़ी स्टडी करके बनाई है वो रिकमेंडेशन। हाँ मर्जी है वो, अभी बताया था कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, बट नॉर्मली एक्सेप्ट होती है। दो प्रकार की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी 1983 से बननी शुरू हुई कि भाई हमने हर डिपार्टमेंट से एक कमेटी बना दी, कोई इनकम टैक्स की है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट की, कोई जो उस डिपार्टमेंट में होने वाले इनकम को, एक्सपेंडिचर को, हर एक काम की डिटेल रखती है हमेशा अपने पास। जब भी उस डिपार्टमेंट से जुड़ा कोई भी काम करना होगा, कानून बनाना होगा, तो हम इसकी रिपोर्ट के आधार पे वो कानून बना सकते हैं। तो ये स्टैंडिंग कमेटी, परमानेंट कमेटी मान के चलो। कुछ कमेटी ऐसी है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री, जब हमें किसी सच में किसी विषय पर कानून बनाना है, तो उस कानून विशेष का सर्वे रिसर्च करने के लिए, उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, व्यूज तैयार करने के लिए हम जेपीसी बनाते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज। ज्वाइंट क्यों है, क्योंकि इन इन दीज कमेटीज मेंबर्स फ्रॉम बोथ द हाउसेज आर इंक्लूडेड। इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी दोनों हाउसेज से मेंबर हैं, तो दोनों के हैं, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होंगी। ये स्टैंडिंग कमेटी कौन सी है, जो फिक्स है, बनाई रखी है। ये डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की अपनी कमेटी है। ये कमेटी उस डिपार्टमेंट के हर एक काम पे नजर रखती है, उसकी इनकम एक्सपेंडिचर को देखती है, उसमें जुड़े करप्शन को, और उसकी हर एक रिपोर्ट को ध्यान रखती है। अगर इस डिपार्टमेंट से जुड़ा कोई भी कानून बनाना पड़े तो इसकी कमेटी की रिपोर्ट ले लो, बात खत्म। अगर हमें कोई कानून बनाना है फिर, तो उस कानून पर रिसर्च करने के लिए हम अलग से जेपीसीज बना सकते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। दीज कमेटी इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम आइदर बोथ द हाउस। लोकसभा के भी कुछ आदमी इसमें होंगे, राज्यसभा के भी। देखो मैंने बताया था जब कानून बना रहे थे हम, कमेटी एक हाउस से पास होने के बाद सेंड टू द अदर हाउस, और फिर बताया था ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा। तो वहां वो राज्यसभा भी अपनी पहले तो लोकसभा ने कमेटी बनाई, पास करा, फिर राज्यसभा में गया, फिर राज्यसभा भी अपनी कमेटी बना रही है, तो 2 बार समय लगा ना। तो ये शुरुआत में ही बता दिया कि भाई हम इस कानून को बनाने जा रहे हैं, तो लोकसभा ने और राज्यसभा ने एक ही कमेटी बना दी साथ में ही, भाई दो दो अलग अलग ना बनानी पड़े, अलग अलग टाइम ना खर्च करना पड़े, समय खराब ना हो। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों ही एक साथ उन्होंने सर्वे कर लिया, ठीक है। ये स्टैंडिंग कमेटी है, और इनका मुख्य काम है टू रिड्यूस द बर्डन। लगभग ये, अगर इनकी हम संख्या की बात करें तो 20 कमेटी हैं ऐसी स्टैंडिंग कमेटी, नॉर्मली 20 डिपार्टमेंट से जुड़ी। इनका काम है पार्लियामेंट पे जो काम है उसका बर्डन कम करना। और एक लास्ट टॉपिक है भाई आज का, हाउ पार्लियामेंट, क्या टॉपिक है, हाउ पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। हाउ पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। भाई पार्लियामेंट पे भी तो कोई, अब पार्लियामेंट में सारी पावर दे दी, तो ये भी तो खुद को किसी न किसी प्रकार से रेगुलेट करे। कॉन्स्टिट्यूशन हैज, कॉन्स्टिट्यूशन हैज, कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन measures for smooth conduct of parliament। पार्लियामेंट अच्छे से काम करे, इससे जुड़े कई प्रोविजन हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। पहला है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रेसिडिंग ऑफिसर। ये है भाई पार्लियामेंट का जो संसद का
अध्यक्ष। लोकसभा में अलग होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का उपसभापति। अब इसके ऊपर क्या है, इसके पास पावर है कि भाई कौन व्यक्ति गलत कंडक्ट कर रहा है, कौन व्यक्ति सही व्यवहार कर रहा है। इसको एक अधिकार है कि भाई किसके पास क्या पावर है, किसकी क्या अधिकार है। अगर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का उस अधिकार से बाहर गलत काम करता तो इसको सजा दे सकता है। भाई डिस्कशन हो रहा है पार्लियामेंट में, ठीक है, तो प्रेसिडिंग ऑफिसर है ना जो, उसके पास पावर होगी। नॉर्मली क्या होता है, पार्लियामेंट के पास ऐसा प्रिविलेज है, वो अपने हिसाब से डिस्कशन करते हैं, बट ये आदमी उनका कंडक्ट देख रहा है। कई बार इसके पास इतनी पावर है, अगर कोई मिसबिहेव करा तो उसको बाहर निकलवा देगा, भाई बाहर चल तू। जब तक प्रेसिडिंग ऑफिसर बैठा है ना, तो सारे के सारे कंट्रोल में रहेंगे। तो इस प्रेसिडिंग ऑफिसर के थ्रू पार्लियामेंट खुद पे कंट्रोल करती है, ठीक है। और एक है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ 52 52वां है ये, अमेंडमेंट 1985 1985 में बना था। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल को रोकने से जुड़ा कानून है ये। डिफेक्शन क्या होता, नॉर्मली उस समय तक क्या होता था, कोई भी लीडर, जैसे मान के चलो ए पार्टी के सिंबल पे उसने चुनाव जीता, भाई इस पार्टी से उसे टिकट मिली और वो चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और वो दूसरी पार्टी में चला गया। लोगों ने वोट उसको क्यों दी थी, क्योंकि वो इस पार्टी से लड़ रहा था। पार्टी चुनाव जीतने के बाद उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो ये धोखा नहीं हो गया लोगों के साथ, उस पार्टी के साथ भी धोखा। तो कई बार क्या होता था, कभी इधर जा रहे हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, आज मेरे साथ आज तेरे साथ, ऐसा हो रहा था। एंटी डिफेक्शन लॉ आया इसको रोकने के लिए कि भाई ये ठीक नहीं रहेगा। और एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू भी जो पार्लियामेंट है कि भाई ऐसा, मतलब अब क्या है प्रोविजन कि भाई अगर आप पार्टी को छोड़ के जा रहे हो, जैसे कोई एमपी है, कांग्रेस से एमपी बना और उसको जीतने के बाद बीजेपी ने बुला लिया और वो जाना भी चाहता है, अगर वो बीजेपी को अब ज्वाइन करेगा तो वो एमपी नहीं रहेगा, वो सीट वैकेंट होगी, दोबारा से इलेक्शन होगा उस सीट पे, तो अब वो छोड़ के चला जाएगा अभी। पार्टी इतना आसान है नहीं है। पहले छोड़ के चले जाते थे, एमपी कांग्रेस का एमपी बीजेपी में चला गया तो बीजेपी का एमपी हो जाता उसी टाइम पे, तो थोड़ी समस्या थी। अब पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, अगर कोई एमपी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता तो एमपी नहीं रहेगा, दोबारा चुनाव होगा, तो क्या कंट्रोल हुआ उसके ऊपर, कंट्रोल होगा। तो ये कुछ तरीके हैं नॉर्मली आपके इस चैप्टर, और भी कई सारे तरीके हैं, बट आपके इस चैप्टर में इन दो तरीकों का जिक्र कर रखा था, एक तो प्रेसिडिंग ऑफिसर, एक एंटी डिफेक्शन लॉ। ये था भाई कंप्लीट चैप्टर जिसका नाम है लेजिस्लेचर। इसको अगर कहीं भी इसमें डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर समझ में आ गया और आपने पूरी वीडियो भी देखी है और ऐसा लगा हाँ भाई समझ आया है, तो एक लाइक और कमेंट कर देना। कोई आपका साथी है तो उसके साथ शेयर कर सकते हो। यही हमारी मेहनत की फीस है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।